जी, चैप्टर 17 परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन स्पेसिफिक सिचुएशन। ये चैप्टर 16 से की कंटिन्यूएशन में ही है। ये ओवरऑल फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को तो मेजर किया ही हमने चैप्टर 16 में, लेकिन ये चैप्टर हमें स्पेसिफिक कंडीशंस में परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाएगा वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसमें 4 मेन कैटेगरीज होंगी, वो अगले पेज पे उसमें दी हुई होंगी। उनको हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उन सिचुएशंस में, पर्टिकुलर कंडीशंस में परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाती है। अब स्पेसिफिक सिचुएशन में जो हमें कंडीशंस दी हुई हैं उनमें एक तो ये है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आप परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे। जो नॉर्मल थी वो हमारी कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस की हमने बात की थी, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तब आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे। या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाएगी। या आपका पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कैसे करेंगे। और डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, यानी है कि बिजनेस के अंदर जो डिफरेंट डिवीजन्स हैं, सेक्टर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं या ब्रांचेस हैं, उनमें जो परफॉर्मेंस है वो कैसे मेजर की जाएगी। तो ये चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब एक तो उसने ओवरव्यू दे दिया है कि जो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रही है तो उसका जो मेन एम होगा वो कॉस्ट की रिडक्शन है। कॉस्ट को वो रिड्यूस करके अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकती है। जो सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि उसमें किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही, अब उसने भी कस्टमर रिटेन रखना है। जो जब वो एक दफ़ा एक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करेगा तो सर्विस प्रोवाइडर ये चाहेगा कि कस्टमर बार बार उससे वो सर्विस ले। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करे, तो यही उसका ऑब्जेक्टिव है। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, उनके भी कुछ कस्टमर्स तो हैं ही। जैसे हमने गवर्नमेंट स्कूल की एग्जांपल पहले डिस्कस की हुई है लेक्चर्स में कि गवर्नमेंट स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ तो रहा है, तो वो कस्टमर तो है पोटेंशियल, तो लेकिन उससे हमने प्रॉफिट नहीं अर्न करना। स्टिल हम उसको ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करें जो उसको सेटिस्फाई करे और वो मार्केट में कम्पीट कर सके। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी जो एम है वो कस्टमर की डिमांड को मीट करना होगा। और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन यानी गवर्नमेंट के जो बिजनेसेस होते हैं उनका भी मेन पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, लेकिन उनको जो बजट एलोकेट किया जाता है एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ये कोशिश होती है कि वो उसी बजट के अंदर रहते हुए काम पूरा करें। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के। इसमें फिर आगे हम देखते हैं कि each business will need to monitor the performance of their objectives to ensure they are able to succeed in their chosen field, but each will face their own difficulties. अब मेन तो जो परफॉर्मेंस का हम बात करेंगे तो वो यही है कि अगर आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है, इट मीन्स कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके तो उसका ये मतलब होगा कि आपकी परफॉर्मेंस खराब है। तो वही उसने यहाँ लिख दिया। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम एग्जांपल लें तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हम परफॉर्मेंस मेजर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। वो हम प्रीवियस चैप्टर में उसको डिस्कस कर चुके हैं। उसकी कुछ रीजंस हैं। एक तो ये कि सर्विस जो होती है ना वो इंटेंजिबल होती है। सर्विस को देखा तो नहीं जा सकता, ना उसको टच किया जा सकता। मतलब प्रोडक्ट तो है ना आपके सामने आ गई, आपने उसको उलट पलट के देखा, आपको पता चल गया कि आपकी रिक्वायर्ड क्वालिटी के मुताबिक प्रोडक्ट बनाई है आपने या नहीं बनाई। अगर उसमें फॉल्ट होगा तो आप उसको सेट कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फॉल्ट किस वजह से आया है। लेकिन सर्विस क्योंकि इंटेंजिबल होती है, इसलिए सर्विस सेक्टर में
जो मेजरमेंट है ना परफॉर्मेंस की, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो इंटेंजिबिलिटी तो उसका एक पार्ट है। उसके अलावा सर्विस का एक फीचर ये भी है कि सर्विस हमेशा वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब वेरिएबिलिटी होती है उसमें। वेरिएबिलिटी का मतलब दो तरह से हम ले सकते हैं कि एक ये होगा कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कभी भी एक ही सर्विस को बिल्कुल एक ही लेवल पे नहीं प्रोवाइड कर सकता। इवन एक टीचर भी होता है तो जब वो एक ही सब्जेक्ट अरसा दराज पढ़ाता रहता है तब भी उस टीचर का हर लेक्चर दूसरे प्रीवियस लेक्चर से कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर होगा। वो वेरिएबल नेचर है उसकी, क्योंकि कुछ ना कुछ नई चीज़ें उसके जहन में आएंगी, नए मेथड्स आएंगे, तो वो हर नया लेक्चर वो प्रीवियस लेक्चर से किसी ना किसी लेवल पे डिफरेंट ज़रूर होगा। और वेरिएबिलिटी का जो दूसरा मतलब है वो ये लिया जा सकता है कि सर्विस सम टाइम आपको, जैसे इसको आसान अल्फाज में यूँ कहेंगे कि किसी बंदे को 1 घंटे की सर्विस चाहिए, किसी को 1.5 घंटे की चाहिए, किसी को 2 घंटे की चाहिए, तो वेरिएबिलिटी इस सेंस में भी है। फिर सर्विस का एक फीचर और भी है कि ये कभी भी स्टोर नहीं की जा सकती। ये नहीं हो सकता कि आप सर्विस प्रोवाइडर को ये कह दें कि आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दें और मैं यूटिलाइज उसको बाद में कर लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो सर्विस जो होती है वो उसकी प्रोडक्शन और उसकी कंजम्पशन साइमल्टेनियस है। सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करेगा, सर्विस रिसीव करने वाला उसी टाइम उससे सर्विस लेगा। पेशेंट डॉक्टर के पास गया हुआ है तो वो उसी वक्त उसको चेक करेगा, यानी डॉक्टर उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसी टाइम पे पेशेंट वो सर्विसेज ले रहा है उससे। यानी वो उनमें ये नहीं होगा कि डॉक्टर मरीज को उसके वहां मौजूद हुए बगैर चेक कर ले, तो उसको मरीज को वहां मौजूद होना ज़रूरी है। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ सर्विस हमेशा साइमल्टेनियस होती है, ये दोनों साथ साथ होते रहते हैं। और चौथा जो फीचर है सर्विस का वो पेरिशेबिलिटी है कि सर्विसेज को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता, पेरिशेबल होती है। वो आपने इस्तेमाल की, ख़त्म हो गई, वो स्टोर नहीं हो सकती। सर्विस जब रेंडर हो गई तो वो फ्यूचर में अगर आपको वो सर्विस दोबारा चाहिए तो वो एक नई सर्विस कंसिडर होगी और उसके सर्विस प्रोवाइडर डेफिनेटली अलग चार्जेस लेता है। तो वो पेरिशेबल नेचर की होती है, उनको स्टोर नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से सर्विस सेक्टर में परफॉर्मेंस मेजरमेंट बिट डिफिकल्ट है। जो नॉन प्रॉफिट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी डिफिकल्टीज आती हैं कि उनका भी मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, इसलिए वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करते, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को उस तरीके से कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो उनका प्राइमरी कंसर्न नहीं है। अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिविजन्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, डिफरेंट कॉस्ट सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट एक डिवीजन होगा, परचेज डिपार्टमेंट एक अलग डिवीजन है, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक अलग डिवीजन है। तो इन सारे डिवीजन्स की या इन सारे डिपार्टमेंट्स की हम सेपरेट परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, तो ये इस टॉपिक में आएगा डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में। There are practical problems involved in isolating managerial performance from the performance of the division being managed। यानी जो किसी भी सेल्स डिपार्टमेंट है ना तो उसका मैनेजर की परफॉर्मेंस इसी तरीके से मेजर की जाएगी कि उसके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि सेल्स मैनेजर की परफॉर्मेंस को उसके डिपार्टमेंट से सेपरेट कर लिया जाए और ये कहा जाए कि सेल्स डिपार्टमेंट ने तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया लेकिन मैनेजर ने अच्छा परफॉर्म किया, ऐसा नहीं हो सकता। जाहिर बात है कि सेल्स डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा तो ही मैनेजर की परफॉर्मेंस को भी अच्छा कहा जाएगा। तो द पर्सनल परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर इज नॉट द सेम एज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी भी होती हैं कि कुछ चीज़ें मैनेजर के कंट्रोल में नहीं होती। मैनेजर बहुत उसमें एबिलिटी और कैपेबिलिटी तो है अच्छा परफॉर्म करने की, लेकिन उसका डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म इस वजह से नहीं कर पाया कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स से, और एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी हम प्रीवियस
चैप्टर के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1 में उसके, कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से मैनेजर की परफॉर्मेंस खराब हो गई। अब मैनेजर कैपेबल जरूर था, तो इस वजह से जो स्पेसिफिक कंडीशन, जो चैप्टर की हेडिंग भी है, वो यही है कि समटाइम्स अनकंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से मैनेजर की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, तो उसमें हम मैनेजर को ब्लेम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे उसने बताया कि मैनेजर मे बी इन कंट्रोल ऑफ अ डिवीजन विच फेसेस फियर्स कंपटीशन एंड डिफिकल्ट ऑपरेटिंग कंडीशन एंड देयरफॉर विल नॉट बी एबल टू ग्रो द बिजनेस इजीली। किसी एक मैनेजर का जो डिपार्टमेंट है वो हाईली कॉम्पिटिंग है, लेकिन किसी दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर का जो डिपार्टमेंट है उसमें कंपटीशन नहीं है। तो जिस मैनेजर की प्रोडक्ट का कंपटीशन मार्केट में नहीं है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी शो हो जाएगी, और जिसका कंपटीशन है उसके लिए परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना मुश्किल काम है। और अनदर मैनेजर में भी गिवन अ डिवीजन व्हिच फेसेस लेस कंपटीशन, वही बात उसने कर दी। Measures which can reflect the performance of division as a whole therefore may not reflect the performance of the manager। वो बात फिर वही आ गई कि कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से अगर सम टाइम डिवीजन की परफॉर्मेंस खराब भी होती है तो हम ये नहीं कहते कि मैनेजर की परफॉर्मेंस खराब है, वो स्पेसिफिक कंडीशन है। देयर आर टू मेन वेज ऑफ मेजरिंग मैनेजरियल परफॉर्मेंस। सेट स्पेसिफिक मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव। मैनेजर के से आप क्या अचीव करना चाहते हैं वो आप ऑब्जेक्टिव सेट कर दें। इंडिविजुअल मैनेजर्स कैन बी सेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अगेंस्ट विच देयर परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। अब उसकी एक एग्जांपल दी है नीचे उसने कि द ऑर्गेनाइजेशन में हैव एन ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज ओवरऑल सेल्स बाय 5% per annum. The specific objective for a manager operating in a very competitive environment may be to maintain sales at current level. अब ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में 10 चीजें सेल हो रही है, 10 तरह की प्रोडक्ट्स हैं, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की सेल को हमने 5% इंक्रीज करना है। लेकिन अगर उन 10 चीजों में से कोई एक चीज ऐसी है जिसका कंपटीशन बहुत टफ है, जिसकी मार्केट बहुत फियर्स है, उसकी सेल्स को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, तो ऐसे मैनेजर को वो सेपरेट कर देते हैं। बाकी 9 मैनेजर्स को तो टारगेट दे देते हैं कि आप सेल्स को इंक्रीज करें, लेकिन उस मैनेजर का टारगेट ये सेट कर देते हैं कि आप एटलीस्ट अपने करंट लेवल को मेंटेन रखें, क्योंकि उनको हायर मैनेजमेंट को पता होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स हाई कंपटीशन की वजह से इंक्रीज नहीं की जा सकती। इसलिए उसका ऑब्जेक्टिव जो होगा, क्योंकि उसकी कंडीशन स्पेसिफिक है, बाकी मैनेजर से डिफरेंट है, इसलिए उसका ऑब्जेक्टिव बाकी मैनेजर के ऑब्जेक्टिव से डिफरेंट होगा। यही बात उसने यहां लिखी है। दिस objective should be agreed with the individual manager as being set at a level of which is tough but achievable in order to provide motivation. The payment of bonuses or other performance related pay may also be linked to achievement of the agreed objective। यानी आपने फिर ऐसे मैनेजर को जिसका मेन ऑब्जेक्टिव सेल्स को सिर्फ मेंटेन रखना था, सेल्स को इंक्रीज करना नहीं था, ऐसे मैनेजर को बोनस भी इस चीज पे मिलेगा कि कम उसने सेल्स को मेंटेन किया। वैसे तो हम कहते हैं कि बोनस मिलता है जब आप सेल टारगेट, जो आपका इंक्रीज करने का टारगेट है, तो आप इंक्रीज करेंगे तो बोनस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसका कोई जरूरी ताल्लुक नहीं होता कि सेल्स इंक्रीज होंगे तो ही बोनस मिलेगा। जिस मैनेजर का ये टारगेट है कि उसने एटलीस्ट सेल्स को मेंटेन रखना है, उसको उस मेंटेनेंस पे ही बोनस दे दिया जाएगा, क्योंकि असल में बोनस दिया जाता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पे, और ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। जैसे एक परचेज डिपार्टमेंट का या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा, उसका ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को कंट्रोल करना, तो वो जब कॉस्ट को इफेक्टिवली कंट्रोल कर लेगा तो उसको हम उसका बोनस दे देंगे। सेकंड वो कहता है कि यूज मेजर्स बेस्ड ऑन कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड रेवेन्यू, दैट इज कंट्रोलेबल प्रॉफिट। आप किसी भी मैनेजर की परफॉर्मेंस को जब मेजर करते हैं तो उन कॉस्ट और रेवेन्यू को कंसिडर करेंगे जिनको वो मैनेजर कंट्रोल कर सकता है, अपनी एफर्ट से उस रेवेन्यू को बढ़ा सकता है, एडवर्टाइज करके या प्रमोशन लगा के या किसी भी तरह से। जो चीज उसके कंट्रोल में नहीं है उसको वो उसका जवाबदेह वो नहीं होगा। आप ऐसा बर्डन उस पर नहीं डाल सकते जो उसके कंट्रोल से बाहर हो।
इसी तरीके से कॉस्ट भी, कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कंट्रोलेबल होती हैं, कुछ कॉस्ट कंट्रोलेबल नहीं होती। यानी अगर आपने एक लग्जरी एरिया में, जैसे इस्लामाबाद में ब्लू एरिया है, तो वहां पे अगर आपने ऑफिस बनाना है तो ये आपको डेफिनेटली पता होगा कि वहां पे ऑफिस के रेंट्स बहुत हाई होंगे। अब अगर आप मैनेजर को ये बात बोलेंगे कि वो ब्लू एरिया में ऑफिस ले और ले भी लो रेंट पे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये उसके कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव उसको नहीं दिया जा सकता। तो हम जब परफॉर्मेंस मेजर करते हैं तो वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से जो परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है उसी को देखेंगे। तो कंट्रोलेबल प्रॉफिट का मतलब यही होता है, ये फाइनेंशियल चीजें नहीं है, मतलब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल की बात नहीं करते, ये सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है कि हम प्रॉफिट की जो डिवीजन करते हैं कि एक कंट्रोलेबल प्रॉफिट है, सिर्फ वो रेवेन्यूज और वो वाली कॉस्ट कंसिडर की जाए जो मैनेजर कंट्रोल कर सकता है, रेवेन्यू को बढ़ा सकता है और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है, तो उसकी बेस पे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखा जाएगा। द मेजर प्रॉब्लम इज द डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग व्हाट इज, अब इसमें वही बात है कि कौन सी चीज कंट्रोलेबल है और कौन सी कंट्रोलेबल नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा। ये एक टास्क है, ये मैनेजर इस पे बड़ा वर्क करती है पहले और उसके बाद डिसाइड करती है कि कौन सी चीजें कंट्रोलेबल में आएंगी कॉस्ट और रेवेन्यूज और कौन से कंट्रोलेबल में नहीं है। इफ वी आर असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ a manager, we should only consider those factors that are capable of being controlled by the manager. In assessing the excess of the division, our focus should be on the cost and revenue that are traceable to a division. Traceable का मतलब ये होता है कि एक एक्सपेंस है, ओवरऑल आपने वो ऑर्गेनाइजेशन का पे कर दिया है, लेकिन उस एक्सपेंस का कुछ ऐसा शेयर है जो एक सर्टेन डिपार्टमेंट के हिस्से में आता है, ट्रेसेबल है, यानी उसको एलोकेट किया जा सकता है या उसमें अपोर्शन किया जा सकता है, तो वो ट्रेसेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन ऑन डिविजनल मशीनरी वुड नॉट बी इंक्लूडेड एज अ कंट्रोलेबल कॉस्ट इन प्रॉफिट सेंटर। ये ना, डेप्रिसिएशन तो मशीन की होनी ही होनी है, डेप्रिसिएशन को आप रोक नहीं सकते, वो जितनी एक यूजफुल लाइफ है एसेट की, उसके बाद उस एसेट ने पैरिश होने, खत्म होना ही है, तो वो डेप्रिसिएशन को वो एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा है कि वो अनकंट्रोलेबल है। दिस इज बिकॉज द मैनेजर हैज नो कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट कौन परचेज करता है, वो हायर मैनेजमेंट परचेज करती है, इसलिए हायर मैनेजमेंट करोड़ों के एसेट्स ले ले और बाद में उनकी डेप्रिसिएशन को किसी डिवीजन के खाते में डाल दे, तो डिवीजनल मैनेजर के साथ ये ज्यादती होगी, क्योंकि डिवीजनल मैनेजर ने तो फैसला नहीं किया कि वो एसेट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, तो जिसका फैसला उसने नहीं किया उसकी कॉस्ट का बर्डन भी उस पर नहीं आएगा। द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर अ डिवीजन इज कंट्रोलेबल प्रॉफिट स्टेटमेंट। ये एग्जांपल दिए कि कंट्रोलेबल प्रॉफिट में सेल्स लिखने के कुछ एक्सटर्नल हैं और इंटरनल हैं, और कंट्रोलेबल डिविजनल वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रोलेबल डिविजनल, ये हमें जब क्वेश्चन दिया होता है तो हमें उसमें दिया होता है कि ये कंट्रोलेबल कॉस्ट है और ये कंट्रोलेबल रेवेन्यू है। तो कंट्रोलेबल डिविजनल प्रॉफिट, अदर ट्रेसेबल डिविजनल वेरिएबल कॉस्ट, अदर ट्रेसेबल डिविजनल फिक्स कॉस्ट, ये एक प्रोफार्मा है जो हमें डाटा दिया होगा तो प्रॉफिट स्टेटमेंट जैसे बनाई जाती है। इसका क्वेश्चन इस तरह का बैरल नहीं आता कि आप फाइंड आउट करें। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की बात कर रहे हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पहले भी डिस्कस हो चुके हैं आपके प्रीवियस, जिन्होंने MA1 और MA2 वगैरह पढ़ा हुआ है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, और जो F2 में डायरेक्ट आए हैं तो उनके लिए ये चीज़ सिंपल सी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में हम डिपार्टमेंट्स को ही कहते हैं, या ब्रांचेस को कह लेते हैं, या डिपार्टमेंट्स को कह लेते हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऐसा डिवीजन जिसके ऊपर एक मैनेजर है और उस मैनेजर की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उस डिवीजन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कंसिडर करेंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले कॉस्ट सेंटर्स हैं। कॉस्ट सेंटर से मुराद ये चीज़ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका काम सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल करना है, उनके मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉस्ट को कंट्रोल करना है। जैसे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वो जब चीज़ें प्रोड्यूस करेगा तो उसका मेन एम यही है कि वो मैन्युफैक्चरिंग
लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में हो जाए। तो उसका जो मेन पर्पज है कॉस्ट सेंटर का, वो कॉस्ट को कंट्रोल करना है। और उसकी एग्जांपल उसने बताई है कि प्रोडक्शन लाइन इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉस्ट कंट्रोल करना। एग्जाम्पल ऑफ, अब इसकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाएगी? जिस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट कंट्रोल करना है, उसकी परफॉर्मेंस कॉस्ट की बेस पे मेजर की जाएगी। जैसे हमने उसको टोटल कॉस्ट का एक टारगेट दे दिया, तो टारगेटेड टोटल कॉस्ट को एक्चुअल टोटल कॉस्ट से कंपेयर कर लें। अगर वो उसके टारगेट के से कम है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और अगर टारगेट से ज़्यादा है तो परफॉर्मेंस ख़राब है। और कॉस्ट पर यूनिट को सेपरेटली, ये नहीं है कि सिर्फ टोटल को देखेंगे, बल्कि कॉस्ट पर यूनिट को भी हम देखेंगे कि टारगेटेड कॉस्ट पर यूनिट क्या थी और एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट क्या है। इससे हमें उस कॉस्ट सेंटर के मैनेजर की परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। इसी तरह कॉस्ट के वेरिएंसेस, वेरिएंस एनालिसिस के चैप्टर में आप उसके लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें हमने डिफरेंट वेरिएंसेस फाइंड आउट किए हैं। उनमें मटेरियल वेरिएंस भी है, लेबर वेरिएंस भी है और ओवरहेड वेरिएंसेस भी हैं। तो ये सारे कॉस्ट वेरिएंसेस, ज़्यादातर जो वेरिएंस के टॉपिक में हमने पढ़े हैं वेरिएंसेस, वो कॉस्ट वेरिएंसेस हैं। रेवेन्यू के जो वेरिएंस है वो तो सिर्फ सेल वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस है, या सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस है, या सेल प्राइस वेरिएंस है। और कुछ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे जब उसने चीज़ें बनाई तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को वो मेंटेन रख सका या नहीं रख सका। प्रोडक्टिविटी उसकी कितनी थी? प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि वो जितनी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सका या नहीं कर सका। और एफिशिएंसी, या एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एफिशिएंसी से क्या मुराद होता है, तो वो एफिशिएंसी को भी देखा जाएगा। फिर दूसरा जो टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है वो है रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर सेल्स डिपार्टमेंट, यानी ऐसा डिवीजन या ऐसा डिपार्टमेंट जिसका काम सिर्फ सेल्स करना है। उसको सेल्स का एक टारगेट दे दिया जाएगा, सेल्स प्राइस का एक टारगेट दे दिया जाएगा और उसको वही टारगेट अचीव करना है, रेवेन्यूज जनरेट करके लेके आना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब इस रेवेन्यू सेंटर को इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि कोई चीज बन कितने में रही है। उसको जो प्राइस भी बताई गई है कि आपने इस प्राइस पे सेल करना है, वो मैनेजमेंट ने उसको एक टारगेट प्राइस बता दिए कि आपने इस प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स का टारगेट भी उसको दे दिया जाएगा। इसलिए इसकी जब परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी ना, तो उसका जो टोटल सेल्स है वो देखी जाएंगी, और मार्केट शेयर, क्या वो अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सका है। अब मार्केट शेयर क्या होता है कि अगर पूरी मार्केट में 10 चीजें सेल हो रही हैं और उन 10 में 3 चीजें आपकी कंपनी की सेल हो रही हैं, तो आपका मार्केट शेयर है 30%। तो एक रेवेन्यू सेंटर का एक टारगेट ये भी होता है कि उसने अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। फिर सेल वेरिएंसेस, वो वेरिएंस वाले टॉपिक में आप देखेंगे कि 2 तरह के सेल वेरिएंसेस हैं। और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो इसके लिए है, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नॉन फाइनेंशियल होती है वो होती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो वो दोबारा भी खरीदेगा, अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर भी ऐसे ही होती है कि अगर कस्टमर रिपीट हो रहा है, कंप्लेंट्स कम से कम आ रही हैं, तो हम ये कहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाइड है। और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो सेल्स डिवीजन का मैनेजर है, यानी रेवेन्यू सेंटर का जो मैनेजर है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। उसके बाद प्रॉफिट सेंटर है। अब प्रॉफिट सेंटर कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं है। बेसिकली आप एक ब्रांच की एग्जांपल ले लें, किसी भी बिजनेस की एक ब्रांच है, उसमें कॉस्ट सेंटर भी है, उसमें रेवेन्यू सेंटर भी है। तो कॉस्ट सेंटर का मैनेजर कॉस्ट का रिस्पॉन्सिबल होगा, रेवेन्यू सेंटर का मैनेजर रेवेन्यू का रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन ब्रांच मैनेजर अगर हम कहें जो इन दोनों का बॉस है, तो उस पर कॉस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी और उस पर रेवेन्यू की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। इसलिए वो इन दोनों का कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो प्रॉफिट सेंटर बन जाता है, क्योंकि कॉस्ट और रेवेन्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट कहलाता है। तो प्रॉफिट सेंटर कोई इन दोनों से अलग नहीं है, बल्कि इनका अपर लेवल है, इससे ऊपर वाला लेवल हायरार्की में, कि जो इन दोनों का बॉस होगा वो इन दोनों की परफॉर्मेंस का रिस्पॉन्सिबल, इसलिए वो कलेक्टिवली प्रॉफिट सेंटर कहलाता है। एक ब्रांच पूरी एज अ होल प्रॉफिट सेंटर कहलाती है। जैसे वो कहता है रिटेल डिवीजन ऑफ अ कारपेट मैन्युफैक्चरर
तो उसमें रिटेल डिवीजन है, वहां पे सेल भी हो रही है, वहां पे कॉस्ट भी लग रही है, रेवेन्यूज भी आ रहे हैं, कॉस्ट भी आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली उस रिटेल डिवीजन का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए। तो इसकी जो परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हम देख लेते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियोज हम देख लेते हैं, तो इससे परफॉर्मेंस मेजर हो जाती है। और फाइनल जो तो चौथा है वो है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर एक फैक्ट्री को कह लेते हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है और वहां पे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट भी हुई है। तो वो जो फैक्ट्री है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, वहां से सेल्स भी होगी, कॉस्ट भी लगेगी, और वहां पे इन्वेस्टमेंट भी है, करोड़ों रुपए लगे हुए हैं मशीनरीज पे, इक्विपमेंट पे, बिल्डिंग पे। तो अब फैक्ट्री का जो मैनेजर होगा ना, उसने सिर्फ सेल्स और कॉस्ट्स को नहीं देखना, बल्कि उसने सारे एसेट्स की भी केयर करनी है, एसेट्स को भी उसने लुक आफ्टर करना है, वो उनका भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई मशीनरी डैमेज हो जाती है विदाउट एनी रीजन, मतलब उसका डैमेज होना बनता नहीं था, तो अब वो जो इन्वेस्टमेंट सेंटर का मैनेजर होगा उस डैमेज का के बारे में जवाब देगा हायर मैनेजमेंट को। इन्वेस्टमेंट सेंटर की जो परफॉर्मेंस है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेजिडुअल इनकम, ये दो रेशियोज या फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट सेंटर के मैनेजर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। अब आरओआई का फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला पीछे रेशियो एनालिसिस में भी डिस्कस हो चुका है, कंट्रोलेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रोलेबल कैपिटल एम्प्लॉयड। वैसे तो फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100, लेकिन यहाँ पे कंट्रोलेबल की टर्म उसने ऐड कर दी कि जो अनकंट्रोलेबल होगा वो हम इस डिविजनल परफॉर्मेंस में या मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस में हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। कंट्रोलेबल प्रॉफिट इज यूजुअली टेकन आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। तो टैक्स जो है वो कंट्रोलेबल प्रॉफिट के से पहले, टैक्स से पहले पहले जो प्रॉफिट होगा वो कंट्रोलेबल प्रॉफिट है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला दो तरह से हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते हैं, वो दोनों फॉर्मूलाज उसने लिखे हुए। टोटल एसेट्स में या तो आप करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दें या टोटल इक्विटीज में आप लॉन्ग टर्म डेट्स को ऐड कर लें। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड करने के, वो जिस तरह का डाटा दिया होगा उस तरीके से हम इसको यूज कर लेंगे। नॉन करंट एसेट माइट बी वैल्यूड एट कॉस्ट। अब हमें ये पता है कि नॉन करंट एसेट को या तो कॉस्ट पे ले लेते हैं या उसकी नेट रिप्लेसमेंट पे या कैरिंग वैल्यू पे, किसी भी उस पे हम ले सकते हैं, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब ये एक उसने इलस्ट्रेशन दी हुई है, सिंपल डाटा दिया हुआ है, उसने फॉर्मूला अप्लाई किया तो ROI 20% आ गया। दिस मीन्स दैट सेंटर हैज मेड ऑफ रिटर्न मेड अ रेट ऑफ रिटर्न 20% ऑन एसेट अंडर इट्स कंट्रोल। तो ये ROI उसने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ भी वो कहता है कि चारों डिपार्टमेंट का ROI फाइंड करें, फॉर्मूला लगाएं और ये बताएं कि कौन सा डिवीजन जो है ना वो ज्यादा सक्सेसफुल है। अब आपका प्रॉफिट तो सबसे ज्यादा आ रहा है डिवीजन बी का, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डिवीजन बी ROI के अकॉर्डिंग ज्यादा सक्सेसफुल हो। उसकी वजह यह है कि डिवीजन बी में आप ये भी तो देखें कि डिवीजन बी ने अगर 4 लाख का प्रॉफिट अर्न किया तो वहां पे इन्वेस्टमेंट भी 25 लाख हुई, जबकि डिवीजन सी 3,20,000 प्रॉफिट अर्न कर रहा है और वहां पे सिर्फ 16 लाख की इन्वेस्टमेंट है। तो अगर एक सिंपल देखा जाए तो हमें ये नजर आ रहा है कि ये जो डिवीजन सी है ये ज्यादा, इसका ROI ज्यादा आएगा और यही बेहतर, और हो सकता है डिवीजन डी बेहतर हो, लेकिन ये आप कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा। रेजिडुअल इनकम, इसका भी फॉर्मूला है कि कंट्रोलेबल प्रॉफिट में से आप नोशनल इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं, और नोशनल इंटरेस्ट ये होता है कि आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो जो आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ है ना वो आपने लोन वगैरह लेके नहीं किया, या आप उस कैपिटल को अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट ना करते तो आप लोन के तौर पे किसी को भी दे सकते थे। तो अगर आप किसी को लोन के तौर पे देते तो उस पर आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते थे, या अगर वो अपने बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट लोन लेके की होती तो उस पर आपको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता था। अब वो आपको इंटरेस्ट पे तो नहीं करना पड़ा, लेकिन उसका एक जो मार्केट रेट है वो हम कंसिडर करते हैं, तो वो नोशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है। द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय अ नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो इंटरेस्ट रेट आपको दिया होगा कि इंटरेस्ट रेट इतना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप उस इंटरेस्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नोशनल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये इलस्ट्रेशन में उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है 10%, यहाँ पे
और उसने इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है। प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, इतनी आपकी टोटल एसेट की वैल्यू थी अंडर कंट्रोल। तो इसको इस पे वो कैलकुलेट करेंगे 3 लाख पे 10%, 3 लाख पे 10% वो 30,000 बन जाएगा। 50,000 जो प्रॉफिट है उसमें से 30,000 माइनस करेंगे तो 20,000 आपकी रेजिडुअल इनकम आ जाएगी। वो ये कैलकुलेट कर दिया उसने। इसी तरह आप इस अंडरस्टैंडिंग को भी सॉल्व कर लेंगे। फिर ROI वर्सेस रेजिडुअल इनकम। अब जो रेजिडुअल इनकम है ना वो एक न्यूमेरिक फिगर है, और न्यूमेरिकल फिगर जो होती है ना वो एक्चुअल पिक्चर नहीं बताती। बाज़ औक़ात न्यूमेरिकल वैल्यू किसी एक डिवीजन की ज़्यादा होती है प्रॉफिट में, या रेजिडुअल इनकम उसकी ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। अगर एक बड़ा बिजनेस है जिसमें करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी। हमने ये देखना होता है कि वो प्रॉफिट जो अर्न किया है कितने परसेंट या कितने डॉलर, कितने $1,000 या कितने लाख डॉलर इन्वेस्टमेंट कितनी है उसमें। तो जब हम उसको कंपेयर करेंगे तो हमारी जो रेजिडुअल इनकम है ना वो एक अच्छा परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है, और न्यूमेरिकल वैल्यू मिस गाइडिंग भी हो सकती है, क्योंकि उसकी बेस पे हम फैसला नहीं कर सकते परफॉर्मेंस का। ये एक इलस्ट्रेशन दी है उसने कि ये सारा आप सॉल्व करके नीचे उसने बताया, इसको भी आप देख लें। फिर टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग है, उसमें वो पूछ रहा है कि आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड करें एज अ होल। वो आप डाटा दिया हुआ है, आप वो फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं। Evaluation of ROI is a performance measurement. ROI is a popular measure for divisional performance but has some serious failings which must be considered. एडवांटेज तो ये है कि ROI बड़ा सिंपल है, इसमें कैलकुलेशन कोई लंबी चौड़ी नहीं होती, रेडीली डाटा अवेलेबल होता है आपके पास, यानी आपके पास प्रॉफिट की फिगर भी अवेलेबल है और कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर भी अवेलेबल होती है बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, उसको आप यूज करके फाइंड आउट कर लेते हैं। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज भी हो रहा है, वाइडली यूज्ड है। और परसेंटेज में आपके रिजल्ट्स आते हैं, इसलिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो कंपैरिजन है वो आसान हो जाए, क्योंकि आप न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर नहीं कर रहे, आप परसेंटेजेस को कंपेयर कर रहे हैं। तो छोटे बिजनेस में अगर प्रॉफिट की न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी भी होगी तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी है, लेकिन हमारी परसेंटेज से हमें पता चल जाएगा कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितनी है। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये टोटली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे बेस करता है। जो नॉन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, वो इसमें बिल्कुल भी कंसिडर नहीं की जाती। ओपन टू मैनिपुलेशन है, मैनेजर जानबूझ के फिगर्स अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है, फेक फिगर्स डाल सकता है, तो ये मैनिपुलेट हो सकता है। मे बी डिस्टॉर्टेड बाय इन्फ्लेशन, सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट उतनी ही रही, उधर से आपकी रिटर्न यानी रेवेन्यू ज्यादा हो गया और उसकी वजह इन्फ्लेशन है, तो वो भी एक्चुअल फिगर नहीं बता रही, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको नहीं बता रही। वो तो जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ है वो इन्फ्लेशन की वजह से। मे डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट्स। अब ये पॉइंट जो है ना, ये इसका मतलब क्या है, जब आप किसी भी नए एसेट में पैसा लगाते हैं उससे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड जब बढ़ेगा तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूला को देखेंगे तो आपको पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इस फॉर्मूला के डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहां कैपिटल एम्प्लॉयड डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी, डिनोमिनेटर किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना आंसर छोटा हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होता जाएगा। इसलिए जो मैनेजमेंट होती है ना वो आम तौर पे नए एसेट में इन्वेस्टमेंट को पसंद नहीं करती, क्योंकि उसकी वजह से उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। और यूज ऑफ अ परसेंटेज कंपैरिजन कैन बी मिसलीडिंग, ये भी मिसलीड कर सकता है कि परसेंटेज कम ज्यादा कर सकते हैं, और मे लीड टू अ नॉन गोल कंग्रुएंस। गोल कंग्रुएंस का मतलब ये होता है कि सारे डिपार्टमेंट एक डायरेक्शन में मूव करें और उनके सारे सब लोगों के गोल एक ही लाइन पे चल रहे हों, ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव किया जा सके।
और अगर हर एक की अपनी अपनी डायरेक्शन होगी तो वो पॉसिबल नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्टिव गोल अचीव हो सके। तो ये तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, यहाँ उसने एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, वो आप रीड कर लें उसको, तफसील से उसने यहाँ लिखा है उसको। इसी तरह रेजिडुअल इनकम को अगर आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल के तौर पे कंसिडर करते हैं तो उसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज तो ये है कि न्यू इन्वेस्टमेंट इनकरेज होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपका रेजिडुअल इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इंटरेस्ट चार्ज उसको कंसिडर करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं आप, और एब्सोल्यूट मेजर है, एब्सोल्यूट मेजर है कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई परसेंटेजेस वगैरह नहीं। डिसएडवांटेज क्या है कि अब ये ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट साइज के बिजनेस होंगे तो उनका जो रेजिडुअल इनकम है वो कम या ज़्यादा होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये भी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग मेजर्स और डिटर्मिनेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कौन करेगा, इंटरेस्ट कितने परसेंट चार्ज करना है, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, मार्केट रेट लेंगे या उससे कोई ऊपर नीचे लेंगे, तो ये इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी काम है। इसको भी उसने आगे एक्सप्लेन कर दिया। तो ये डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट यहाँ तक है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को। तो इस जितनी भी चीज़ें आपकी थ्योरेटिकल हैं उनको रीड कर लें और न्यूमेरिकल उसके आप सॉल्व कर लें। तो बाकी जो हम इसका चैप्टर का है वो पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह।